ओके, क्वेश्चन 22 निकालें, पास पेपर। क्वेश्चन 19 तो फिर करेंगे ना मंडे को क्लास में, जरा फ्रेश। पेज नंबर 126। ऑन यकम जनवरी 2023 बर्फी लिमिटेड, बर्फी लीजिंग लिमिटेड, ये जो लीजिंग लिमिटेड शीजिंग लिमिटेड लिखा होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा वैसे अंदाजा हो जाता है कि ये लेसर सिंपल है, अनलेस कि इसके साथ मैन्युफैक्चरर या डीलर लिख दे। आमतौर पर लीजिंग कंपनी के साथ लफ्ज़ लिखा होता है। तो लीजिंग लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 180 million with an estimated useful life of 7 years. On the same date, BLL entered into a lease agreement with Rasmalai Limited for this machine covering a non-cancelable period of 3 years. The agreed rentals are nil, 44, 48, 50, 56. BLL has incorporated a lower implicit rate of 14% as compared to market rate. भाई हमने तो implicit rate लेने ना, incremental borrowing rate is ये। implicit rate लेसी को नहीं पता, अगर लेसी को नहीं पता implicit rate तो कौन सा यूज करना है? IDC incurred amounted to 3 million by BLL and rupees 2 million by RLL. किसी ने किसी को रीइंबर्स की या दोनों ने अपने अपने लॉयर को दी? दोनों ने अपने अपने लॉयर को दी। बोथ कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, सबसे पहले लेसी के लिए ये लो वैल्यू एसेट है या शॉर्ट टर्म लीज है? लेसी के लिए डिस्कशन करें ना। क्या ये लो वैल्यू एसेट है? नहीं, मशीन है। क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? नहीं। कितने साल की है? ना लो वैल्यू एसेट और ना, तो फिर लेसी के लिए तो बस ROULL वाली अकाउंटिंग करेंगे जी। लेसी का सवाल कहां से शुरू होगा? LP रिकॉर्ड दी अबव। भाई ये स्पेलिंग अबव के तस्वीर खींचो तो। अच्छा, LP बोलें जी। LP 0 प्लस 44 प्लस 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 50 प्लस बस, और PV 0 प्लस 44 इंटू 1 पॉइंट रेस्ट टू पावर माइनस, हाँ 2 साल पीछे। एरियर का सवाल है। 1.16 रेस्ट टू पावर माइनस प्लस 1.16 रेस्ट टू पावर माइनस 4 प्लस 56 इंटू 1.16 रेस्ट टू पावर माइनस 118.8। अच्छा, अब एंट्रीज बताएं क्या बनी। यकम जनवरी है, सुनिहारी फारिग सवाल बनाया है कि अपने ईयर एंड भी। यकम जनवरी 23 LL क्रेडिट 118.8। अगली एंट्री यकम जनवरी 23 कैश क्रेडिट कितने से? 2 मिलियन। अच्छा, आगे बस इंटरेस्ट और डेप्शन की एंट्रीज हैं, वो खुद ही कर लीजिएगा। मुझे बताएं कि डेप्शन कितने सालों पे करेगा लेसी? 5 सालों पे, क्योंकि कहीं लिखा हुआ है ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, उसको नहीं लिखा हुआ, इसलिए लेसी किसके ऊपर डेप्रिशिएट करेगा? लीज टर्म और यूजफुल लाइफ दोनों में से जो शॉर्टर है उसके ऊपर डेप्रिशिएट करेगा। जल्दी करो ना, और आतिफ से वो कम वॉइस में चेक करे जरा व्हाट्सएप। अच्छा जी, अब लेसर के लिए सवाल करना है। लेसर कौन सा लेसर है? सिंपल लेसर। लेसर कौन सा लेसर है? सिंपल लेसर। कहीं नहीं लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है।
सिंपल लेसर का सवाल सॉल्व करने के लिए जीआई नहीं, मैं कह रहा हूं लोकेशन मंगवाए ना, जीआई इज इक्वल टू एलपी प्लस यूजीआरवी। लेकिन एलपी में बस रेंटल्स ही है ना, तो फिर आज कोई टाइम ज़ाया करने का फायदा नहीं। वही 0 + 44 + 48 + 52 + 56 एनआई। लेकिन एनआई निकालते हुए आप यूज करेंगे कौन सा रेट? इम्प्लिसिट, क्योंकि लेसर को तो इम्प्लिसिट रेट पता होता है ना। मार्केट रेट कौन यूज करता है? मार्केट रेट यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर, और वो भी हायर। तो एनआई 0 + 44 × 1.1 1 बट 14 नहीं, 0.14 बोलो ना, रेज टू पावर -2 प्लस 40 × 1.14 रेज टू पावर माइनस प्लस 52 × 1.14 रेज टू पावर -4 प्लस 50 × 1.14 रेज टू पावर -5 120.1। अच्छा, अब जीआई एनआई के बाद कॉलम बनता है डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस वाला। इससे पहले जरा 5 टेस्ट लगा लें। पहला टेस्ट ये है, क्या ओनरशिप ट्रांसफर होनी है 5 साल के एंड पर? 7 साल लाइफ है ना? नो। क्या परचेज ऑप्शन प्राइस अवेलेबल है मार्केट वैल्यू से कम के ऊपर? कोई ऐसी बात है? क्या 5 को डिवाइड करें 7 से तो जवाब 71%। पहले सवाल का जवाब भी नो, दूसरे का भी नो, तीसरे का भी नो। बड़े बॉर्डर पे रख के आई कि अपने ये सवाल बनाया। और चौथा टेस्ट, भाई ये एनआई पीवी ऑफ एलपी ही है। क्यों? हमने पीवी ऑफ एलपी लेनी होती है क्योंकि यूजीआरवी है ही नहीं ना। एक बात याद रखिएगा, जब 5 टेस्ट लगा रहे होते हैं ना, तब एनआई डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू नहीं है टेस्ट, पीवी ऑफ एलपी डिवाइडेड बाय। तो पीवी ऑफ एलपी और एनआई क्यों बराबर है? क्योंकि रेंटल ही है, बस ये रेंटल ही फिर पीवी ऑफ एलपी, ऐसा ही है। एनआई किसके बराबर होती है? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ एलपी में क्या आता है? डाउन पेमेंट, रेंटल। तो ये रेंटल की पीवी है। तो अब पीवी ऑफ एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू 70%। तो इस सवाल का जवाब भी क्या आ गया? नो। और पांचवा, सो दैट्स व्हाई इट इज एन। सारा डेटा अवेलेबल था। सो एनआई शैनआई निकालने का फायदा नहीं हुआ। अब क्या करें फिर? सिर्फ डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना। तो पता ये चला कि बस हर लीज पे टेस्ट जरूर लगाने हैं। ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? जी डेट बोलें। 1/1 नहीं, ये पहली वाली डेट नहीं डालनी करनी यहां पे। 31/12/23 और 31/12 बाकी डेट्स वगैरह आप लिख लेंगे, बट डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। हमारी मशीन में याद है ना। अगर कोई इसे फाइनेंस लीज से कर देगा तो आईकैप, पता नहीं आईकेप ने वैसे दोनों सोल्यूशन दिए हुए थे इस रैंड में कि अगर फाइनेंस लीज है तो ये जवाब है, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो ये जवाब है। हालांकि बस ऑपरेटिंग लीज है।
फिर उसको इस अटेम्प्ट में तो नंबर मिल गए थे, ज़रा बॉर्डर पे चीज़ें रखी थी ना उसने, 70%, 73%। अच्छा जी, अब पहली एंट्री बोलें 1 जनवरी 23 की। अच्छा, मशीन खरीदने की डेट दी हुई है? पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, ये डीलर लेसर नहीं है कि हम इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट करें? ये पेज नंबर 27 की सादा एंट्रीज हैं जो ऊपर हुई थी। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 1, हाँ आईडीसी को भी कैपिटलाइज करना है। पीपी डेबिट आया, वैसे ना कीजिएगा एंट्री फिर आया कि आप बड़े हो गए हैं, जीरो पे रिदम के लिए कर लें। चलें कैश डेबिट और ऊपर नोट डाल दीजिएगा फॉर रेंट रिसीवेबल एंड रेंटल। आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट रिसीवेबल जी। अच्छा, डेप्सियन बड़ी यहाँ ट्रिकी होती है। डेप्सिएशन ना आप वहां से जाके देखिएगा फॉर्मेट से। फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये रेजिडुअल वैल्यू जीआरवी यूजीआरवी नहीं है, ये रेजिडुअल वैल्यू है यूजफुल लाइफ के एंड पे। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ प्लस आईडीसी डिवाइडेड बाय लीज टर्म। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू एट एंड ऑफ 7 years? नहीं गिवन। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ प्लस आईडीसी divided by lease term. People were very lucky, बहुत इजी सवाल आ गया था। क्या लिख रहे हैं? नहीं सही, कमल ऑप्शन नहीं लिखे। अच्छा जी, दो सवाल ना आई कैप में आए हैं और दोनों अभी तक रोके हुए हमने। एक IAS 12 के अंदर है, वो भी लीज का ही है, एक इसी चैप्टर के अंदर है। बहरहाल उनको कहा गया है, मानते नहीं है, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए ये सवाल हमने एंड के लिए रखा होता है। पेज नंबर 121 पे पास पेपर क्वेश्चन 12 का बी रहता है हमारा। ऑन 1 जनवरी 20 डिटोल एक्वायर्ड अ मशीन ऑफ लीज फ्रॉम लाइफ बॉय। डिटोल का तो सवाल हमने कर लिया था, हमने लाइफ बॉय का भी करना था। फॉर 3 years। पहला किराया 35 मिलियन है और उसके बाद हर किराया, ये अल्लाह का शुक्र है हमने निकाल के रखा हुआ है, 35, 38.5 और 42.4। आसान सा सवाल है, वो पढ़ें, सब सादा सा। डीएल कौन है? लेसी। लेसी की आईडीसी कितनी है? 5 मिलियन। लेसी की आईडीसी कितनी है? 5 मिलियन। बट एज एन इंसेंटिव लेसर ने कितनी रीइंबर्स कर दी? तो लेसी की नेट कितनी है? लेकिन भाई इस सवाल में अब आप लेसर की आईडीसी लेंगे, आप बोलें लेसर की आईडीसी कितनी हुई? 2। असल में टोटल 5 का खर्चा हुआ ना, तो 5 में से 2 किसने दे दिया?
चाहे लेसी को दिया लेकिन खर्चा तो लेसर का उसी मद में हुआ ना। तो व्हाट वाज टोटल एक्सपेंस 5, उसमें से कितना लेसी को मिल गया 2, तो लेसी का कितना एक्सपेंस तो नहीं, आईडीसी कैपिटलाइज होती है, तो लेसी का कितना आईडीसी हो गया, तो फिर लेसर का कितना है 2, इट इज लेसर आईडीसी। चलें आगे, अब लेसर के एंगल से सवाल पढ़ना है। LLL has incorporated an implicit rate of 11% per annum which is not known to, इस लाइन को छोड़ें पर हमने क्या करना है, हम किसका सवाल कर रहे हैं, लेसर तो implicit rate यूज करते हैं। The residual value of, अच्छा ये आप लेसर के एंगल से पढ़िएगा। The residual value of the machine at the end of 3 years is estimated at 30। बताएं जी क्या अंदाजा है, एंड पे एस्टीमेट क्या होगा रेजिडुअल वैल्यू का 30, जिसमें से कितना गारंटी कर दिया है लेसी ने, हाँ लेसी ने 20 गारंटी कर दिया है। ये लेसर का सवाल किसी और तरीके से सॉल्व होता है। अच्छा इसमें सोच नहीं बताई हुई किसकी है, तो एस्टीमेटेड बाय बोथ, दोनों ने इसी तरह सोचा होगा। समझ आई बात की। लीज के एंड पे, लीज का एंड कब होना है वैसे 3 साल बाद होना है ना, लीज के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, किसने सोची है, ये दोनों ने सोची होगी। अब वो आपको परसों तरसों हमने मिसाल की थी, मुझे बताएं लेसर को लेसी की गारंटी मिली थी 6 मिलियन, लेसी के जानने वाले की 1 मिलियन और मशीन सप्लायर की 1 मिलियन। उसका अंदाजा था कि एंड पे एसेट होगा 12 मिलियन का, तो 12 में से हमने 8 माइनस कर दिया था और 4 को कहां डाला था, किसी को याद हो, यूजीआरवी में। बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर चलें और बताएं क्या करना है। व्हाट इज एस्टीमेटेड जीआर, व्हाट इज एस्टीमेटेड आरवी 30, व्हाट इज, इधर एक्सपेक्टेड नहीं होता ना, व्हाट इज गारंटेड, व्हाट इज अनगारंटेड। तो लिखें ये डिस्कशन लेसर के एंगल से, उस दिन ये लेसी के एंगल से किया था। लिखें जरा खूबसूरत सा करके, किताब पे लिख लें या कहीं। भाई ये भी उठा के डाला करें ना नीचे, ताकि वो कोई ना ओपन करे तो उससे पता तो चले ना, एडिट करके ये भी डाल दें। ओके अच्छा भाई, ये डी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट किसने पे करनी है, DL इज ऑब्लाइज टू डी इंस्टॉल। बस छोड़ें इसको, फिर लेसर के सवाल में क्या करना। डिस्काउंट रेट इज 12, गिवन का कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ डिस्काउंट रेट गिवन है 11%। लेसर कौन सा रेट यूज करता है, इम्प्लिसिट। अच्छा अब ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं मोटा मोटा सवाल, क्वेश्चन को जरा मैं आसान कर रहा हूं, आप लोग परेशान ना हो। रेंटल कितना एग्री हुआ है 35 और 38.5 और 42.4 और आरवी कितनी थी 30, इसमें से जीआरवी कितनी थी 20 और यूजीआरवी 10। अच्छा और आईडीसी कितनी है लेसर की 2 और लेसर रेट कौन सा यूज करता है इम्प्लिसिट। ये सारा डाटा अवेलेबल हो गया लेसर का, ऐसा ही है। तो सवाल में से ये निकला है बस बार
लेसर ने कितने किराए रिसीव करने हैं? 3। लेसर का क्या अंदाजा है कि लीज के एंड पे एसेट कितने का होगा 3 साल बाद? भाई इधर देख के बताए ना, लेसर का क्या अंदाजा है 3 साल बाद? सॉरी, ये अंदाजा लेसर का क्या अंदाजा है 3 साल बाद एसेट कितने का होगा? उसमें से गारंटी कितनी मांग ली है और कितनी नई गारंटी मिली? 10। और लेसर ने कितनी आईडीसी लेसी को पे कर दी? 2। अब आप जाके अगर खोलें तो आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं यहां पर आके समरी में कि सारी चीजों को कहां लेके जाना है। ये देखें इधर, आप लोग मत खोलें समरी। चले मैं एज्यूम कर रहा हूं ये फाइनेंस लीज है, वो टेस्ट तो मुझे पता है अभी लगाने हैं। मैं एज्यूम करता हूं ये फाइनेंस लीज है, ये देखें फाइनेंस लीज। तो अभी रेंटल गिवन है सवाल में, और क्या गिवन है? जीआरबी। और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? बस ये डेटा गिवन है और इन्होंने इस जगह पे जाना है। अब आईडीसी ने बारों बार कहां जाना है? जर्नल एंट्रीज। आईडीसी ने बारों बार कहां जाना है? जर्नल एंट्रीज। ओके, अब यहां पे खड़े होकर जरा 5 टेस्ट लगाते हैं। पहला टेस्ट, क्या 3 साल के एंड पे एसेट मुफ्त में लेसी को मिल जाएगा? नो। उल्टा एसेट वापस होना है। एक्सेलेंट, किसने बोला था जीआरबी दी हुई है? उल्टा एसेट वापस हो जाना है। क्या परचेज ऑप्शन अवेलेबल है? नो। एलटी को यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर सकते हैं? नो डेटा। नहीं, इकोनॉमिक लाइफ का भी डेटा अवेलेबल नहीं है। डेटा अवेलेबल नहीं है। ये वर्स्ट सवाल था आईकैप की हिस्ट्री का, इससे ज्यादा वर्स्ट सवाल कभी आया नहीं। और उनको समझाया आईकैप वालों को ऐसे पंगे ना ले और बच्चों से। उसके बाद काफी हद तक सीधा हो गया, लेकिन एक दफा और दोबारा उसने इस तरह का सवाल डाला। चौथा टेस्ट, फेयर वैल्यू भी गिवन नहीं किया आईकैप ने, ब्लंडर पे ब्लंडर। इतना इतना अजीब सवाल नहीं बनाना चाहिए। पीवी ऑफ एलपी तो निकाल लूंगा मैं, पीवी ऑफ एलपी निकाल लूंगा, लेकिन उसे डिवाइड किससे करना है? फेयर वैल्यू से। नो डेटा अवेलेबल। अब नो डेटा अवेलेबल डजंट मीन कि ऑपरेटिंग लीज। ये तो तुम डेटा मिस कर रहे हो। ये तो ऐसे बच्चों से खेलना है। प्रैक्टिकली दुनिया में फेयर वैल्यूज मिसिंग तो नहीं होती। ये तुम ऐसा सवाल बना रहे हो कि जो ऐसी तंग करने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि फेयर वैल्यूज मिसिंग हो दुनिया में? फेयर वैल्यू चीजों की पता होती है कि कितने की बाजार से खरीदी है, बिला वजह तंग करने के लिए बच्चों को। और एसेट स्पेशल नेचर का है, ये तो लिख दे मशीन है, स्पेशल नेचर का नहीं है। तो अभी मैं आपको एक फिक्रा लिखवाने लगा हूं, अभी नहीं लिखें। जिस सवाल में यूजफुल लाइफ और फेयर वैल्यू मिसिंग हुआ करेगी, उस सवाल में अगर इम्प्लिसिट रेट दिया हो तो फिर एज्यूम कर लीजिएगा कि ये ना इम्प्लिसिट रेट इसीलिए दिया कि रेट के लिए तो फाइनेंस लीज वाला सवाल होता है ना, तो इसलिए फाइनेंस लीज वाला सवाल है। एक दो दफ़ा आईकैप ने तो अजीब बात कर दी बिल्कुल। आईकैप को जब ईमेल की तो आईकैप ने कहा आमतौर पे मशीनों की लाइफ 3-4 साल ही होता है, आपको पता है चीज़ों के मॉडल बदलते रहते हैं। तो तकरीबन अगर लाइफ बच्चे 4 साल एज्यूम कर लेते हैं यूजफुल लाइफ, तो 3/4 75% तो लीज। तो अजीब सा एक दफ़ा आईकैप ने जवाब दे दिया। जब शुरू शुरू में सवाल आया तो उनसे भी नहीं बात संभालेगी कि अब क्या करें। मिस हो गया था उनसे, ना फेयर वैल्यू बेचारों ने सवाल में डाली और ना यूजफुल लाइफ सवाल में डाली। तो इसलिए हमने भी ये रोक के रखा हुआ था 12 का बी। पहले आप लोग ये लिखें, फिर 12 के बी के ऊपर काफी सारी उर्दू लिखें। नो 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 डेटा, नो डेटा, नो। बहरहाल इस अटेम्प्ट में आईकैप ने पास कर दिया था और फाइनेंस लीज वाले ऑपरेटिंग लीज वालों दोनों को एंटरटेन किया था, क्योंकि ये तो समझ ही नहीं आ रहा था ना फाइनेंस से ऑपरेटिंग है, टेस्ट लग ही नहीं सकते थे।
लिखें जी, फेयर वैल्यू और यूजफुल लाइफ दोनों मिसिंग हैं। यूजफुल के साथ स्लैश इकोनॉमिक भी लिख लीजिएगा। फेयर वैल्यू यूजफुल लाइफ दोनों मिसिंग हैं, इसलिए पांच टेस्ट नहीं लग सकते। अब अगर इम्प्लिसिट रेट बोलें गिवन है, अब अगर इम्प्लिसिट रेट गिवन है तो फाइनेंस लीजिए समझ लें। अब अगर इम्प्लिसिट रेट बोले ना गिवन है तो फाइनेंस लीजिए समझ लें। बाकी फिर आप सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगेंगे। फाइनेंस लीज का सवाल है, फाइनेंस लीज ज़रा सिंपल लेसर की रिवीजन भी हो जाएगी। अच्छा, उसने मांगा क्या है? नोट। अब अगर डिसाइड हो गया है कि ये लीज फाइनेंस है, ज़बरदस्ती डिसाइड किया हमने, तो शुरू कहाँ से करेंगे? जीआई और एनआई से। मतलब ये समरी निकाल लेना, ये मैं आदत डालना चाह रहा हूँ। अब शुरू करेंगे जीआई और एनआई से। बताएं जी, वर्किंग नंबर 1, जीआई इज इक्वल टू एलपी प्लस यूजीआरवी। रेंटल बोलें 35 प्लस 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 जीआरवी 10, एक्सेलेंट, जीआरवी 10 और यूजीआरवी जीआरवी 20 है। और यूजीआरवी 10। टोटल करने की जरूरत, हाँ वैसे वो हमने करना है, नोट बनाना है जी। बोलें 140 एनआई भाई, पीवी ऑफ एलपी तो यहां से निकल आती, लेकिन फेयर वैल्यू नहीं थी ना सवाल में। जी बोलें। हाँ जी, 35 प्लस 8.5 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 1। एडवांस का सवाल है ना। 42.5 इंटू 1.11 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 20 इंटू 1.11 रेज टू पावर माइनस 3, क्योंकि जीआरवी तो लीस्ट टर्म के एंड पे होती है ना। 10 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 3। इस टॉपिक में वैसे पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ यूजीआरवी अलग निकालने की जरूरत नहीं है, वो मैन्युफैक्चर डीलर में होती है। निकालनी है निकाल लें, अलग अलग निकाल लें। पीवी ऑफ एलपी 118.7, बस जाने देना 0.7, और 11 से, अच्छा ये 7.3, ओके 118.7। Now my question is still there, where is IDC? वर्किंग 1-2 में कहीं आईडीसी नहीं जाती, किसी भी लीज में आईडीसी बारों बार आईडी नहीं, आईडीसी आएगी। जी इज इक्वल टू 126। इसी बंद कर दें भाई।
अच्छा, एक काम मैं आपको करवा रहा हूं, वो आप लोगों ने याद से दोबारा करना है आज एक दफा, मतलब इधर ही पहले भी आपको कराया हुआ मैंने, वो अगर आप कर लेना तो IS-12 में ज़रा मुझे हेल्प हो जाएगी, क्योंकि IS-12 में सारे टॉपिक्स पिछले रिवाइज भी होते हैं, लीज वगैरह। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया ना ये फाइनेंस लीज है, तो इसकी ज़रा पहली दो मुझे एंट्रीज बताएं। PP डेबिट, कैश क्रेडिट, और लीज रिसीवेबल डेबिट, PP क्रेडिट और कैश क्रेडिट। IDC को बारो बार कितना? 2। लीज रिसीवेबल, यू कैन जबरदस्ती कैलकुलेट हेयर PP बैलेंसिंग। एक दफा एक क्लास में मैंने पहले भी निकाली थी और मैंने कहा था वो क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लें। यहां पे आप जबरदस्त, लेकिन ये नहीं कि PP की फेयर वैल्यू इस तरह जबरदस्ती निकाल के लीज के टेस्ट लगा रहे हो, टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, उसने डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन आप PP की फेयर वैल्यू यहां निकाल लें, बैलेंसिंग निकाल लें 124, और इसको यहां भी बेशक ले जाएं, ऐसे ऐसे मैंने किया था उस क्लास में। ये आपको हेल्प कर देगा IS-12 के एक सवाल में। और ये भी रिवाइज हो गया कि IDC बारो बार जनरल एंट्रीज में जाती है। लेकिन हमारा सवाल इसके बगैर चल जाना था, बिकॉज सवाल में सिर्फ क्या मांगा हुआ है? नोट। अच्छा, अब वो मैं सिर्फ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको दिखा रहा हूं, नोट तो आप उससे बना ही लेंगे। मेरे इस सवाल का मकसद था जनरल एंट्रीज किताब के ऊपर लिखवाना, आपको किताब के ऊपर, ना कि कहीं रजिस्टर पर। दोबारा लिख लें। अच्छा, अब आप ये देख लें, 35 है, 38.5 है, 42 है, 20 है और 10 है। आप लोगों को खोलने की जरूरत नहीं है। कौन सा सवाल है? 12 का B। किसी दिन अब लीज के सारे पासपेपर इकट्ठे बैठ के करेंगे तो ही लीज जरा काबू आनी है, वरना तो फिर मुश्किल हो जाना है। तो एक सिटिंग में बैठ के 5-6 घंटे में हम तो सारा टॉपिक खत्म कर लिया करते थे अपने ज़माने में। आप लोगों के चलो 4-5 घंटे में बल्कि कर लेते, आप लोगों के 5-6 लग जाएंगे। ये जी 35, 38.5, 42.35 और 30। 31/12/20 का नोट बनाने के लिए 31/12/20 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। लेस देन 1 ईयर 21 वाली, ओ 1 to 2 ईयर में 42 भी आएगा और GRV भी आएगी, क्योंकि ये विद इन, ये देखें 22 में 2 पेमेंट्स है ना, तो व्हाट इज लेस देन 1 ईयर? 1 to 2 ईयर में ये भी आएगा और ये भी आएगा। इन सबको जब जमा करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल लीज रिसीवेबल। इसमें UGR भी ऐड करेंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब अनअर्न निकालने के लिए फिंगर थंब अप्रोच, ये वाला अर्नड है तो नीचे वाला सारा अनअर्नड, और सवाल खत्म हो जाएगा बस। फिर एनआई को अलग अलग करना होता है, तो ये तो कोई वैसी साइंस नहीं,
ये हमने तो अनअर्न्ड इसी तरह जमा कर दिया, क्लास में 10 माइनस वो करते होते हैं। क्लियर? यहां पे खड़े होकर मैं एक सवाल आपको और रिवाइज करवाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की पहले मैं जरा एनआई देख जाऊं। आप लोग क्वेश्चन खोलें, देखें क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 नहीं 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6। एनआई बताएं जी, एनआई बताएं जो आपको इधर नजर आ रही है अभी। 319 एनआई क्या है? 319। अब रजिस्टर में ना ढूंढिएगा कहां आप लोगों ने सॉल्व किया था, या 319 आई थी, 20 आई थी, जो भी है 319। ये सवाल क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल देख के बताएं लेसर का है लेसी का है? लेसर का है लेसी का है? लेसर का है। वेल डन। अगला सवाल, सिंपल लेसर है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर? सिंपल लेसर, लीजिंग लिमिटेड। तीसरा सवाल, फाइनेंस है ऑपरेटिंग है? पॉइंट 4 पढ़ के बताएं, फाइनेंस है ऑपरेटिंग है? फाइनेंस है। किताब के ऊपर जरा एंट्रीज करें। पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट, और डिसाइड हो गया ना कौन सी लीज है? एलआर डेबिट, पीपी क्रेडिट और कैश क्रेडिट। ये सवाल आईकैप की हिस्ट्री का वह सवाल होते होते बच गया था, क्योंकि इस सवाल में फेयर वैल्यू मिसिंग थी, लाइफ गिवन थी। यहीं से पता चल गया था लीज क्या है। ये होते होते सवाल बच गया था। अगर ये लाइन ना दी होती ना, पॉइंट 4 उड़ा देते, तो ये सवाल 100% उसका भाई था। फेयर वैल्यू ढूंढे, गिवन है। तो अब मैं कोई फिक्रा नहीं लिखवा रहा, वैसे आपसे पूछ रहा हूं। पहले सवाल का जवाब नो, बल्कि इसमें परचेज ऑप्शन नहीं, परचेज ऑप्शन नहीं है। पहले सवाल का जवाब नो, दूसरे का जवाब नो, तीसरे का जवाब यस, चौथे का जवाब आज बता रहा हूं। उस दिन मैं चौथे पे गया ही नहीं था, नो डेटा। चौथे का जवाब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने पांचों में से एक का जवाब भी क्या आ जाए, वो तो तीसरे का जवाब नो आता तो फिर बहुत स्यापा हो जाता इस दफा। तो चौथे का नो डेटा होता, तीसरे का जवाब भी नो हो जाता, फिर हम खड़े होते। लेकिन फिर मैंने कहा था अगर रेट गिवन है तो फिर जबरदस्ती अज्यूम कर लें। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज में तो रेट नहीं यूज करना होता ना, फिर रेट गिवन है तो ये अल्लाह का शुक्र है ये बचत थी। ठीक है, छोटा सा लिख लें, इसमें फेयर वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन तीसरे टेस्ट से पता चल गया फाइनेंस है। इसमें फेयर वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन तीसरे टेस्ट से पता चल गया फाइनेंस है। नहीं, अच्छा, इसमें फेयर वैल्यू गिवन नहीं, लेकिन तीसरे टेस्ट से पता चल गया फाइनेंस लीज है। ये रिवीजन में जरा चीजें हेल्प कर जाती हैं फिर। ओके, अब लिखते हैं भाई। अब आईडीसी तो मैंने आपको ब्रैकेट लगवा दी थी, मैंने कहा था ये तो मैंने आपको समझानी नहीं है, आज समझाने का टाइम आ गया है। लीज कौन सी है? फाइनेंस। फाइनेंस लीज में आईडीसी की बड़ी अजीब सी एंट्री पड़ी हुई है, अम्मी से बर्गर के पैसे लिए, रिसीवेबल डेबिट कैश। अच्छा, आप बता दें क्या क्या होता है, ये क्या होती है? आईडीसी। और ये वो सवाल में नहीं गिवन पाई, होने नहीं गिवन, आज क्या करें। और इधर क्या होती है? एनआई। जीएलएल इनकर्ड आईडीसी ऑफ 10, मैंने क्यों इग्नोर की थी? क्योंकि मुझे से नोट मांगा था। नोट में आईडीसी का कुछ नहीं करना होता, आईडीसी बारो बार वो तो वर्किंग 1 और 2 में जीएनआई जाती है, इसलिए हमने इस पेपर में ना ये इग्नोर की थी। आईडीसी 10 मिलियन। ओवरहेड कॉस्ट तो वैसे ही आपका जनरल एक्सपेंस होता है, इसका तो अब लीज से कोई ताल्लुक ही नहीं। बल्कि आप बताएं अगर इस सवाल में भी जबरदस्ती एंट्री करनी हो तो क्या बनेगी? एनआई आप लोग देख के आए हैं, किस पेज पे देखी थी? पता नहीं पेज नंबर सोल्यूशन का कौन सा था, पेज नंबर 319 पे। ओ अच्छा, एनआई 319, मैंने कहा पेज नंबर भी याद है। एनआई 319 और आईडीसी 10। ये चीज, ये आईडीसी पता होना चाहिए कहां जानी है, ऐसे नहीं कि सवाल में इग्नोर कर दी चीज और पता भी नहीं जानी कहां है। आप बता दें बैलेंसिंग 30
का एसेट है हमारा 309। भाई क्या बात है, असल में अब ये मैं फिर बात करना नहीं चाह रहा। कहते हैं वर्किंग जीरो करके फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर। वो वर्किंग जीरो में फिर आप पहले ही अज्यूम कर लेते हो कि वो लीज फाइनेंस है, क्योंकि फाइनेंस लीज में लेसर इंश्योर करता है, फेयर वैल्यू आईडीसी ऑफ लेसर बराबर हो पीवी ऑफ एलपी पीवी ऑफ यूजीआरवी के। वो वर्किंग जीरो खोलने का मकसद ही ये है कि आप ज़बरदस्ती पहले ही अज्यूम करे हो वो लीज फाइनेंस है। वो अज्यूम करोगे तो वर्किंग खुल जाएगी, फिर फेयर वैल्यू भी निकल आएगी। तो बेहतर है इस तरह निकालो, वो एक अलग बहस है। फिर वर्किंग जीरो कब यूज़ होती है ये बच्चे परेशान, छोड़ो, लीव इट। वर्किंग जीरो बस रेंटल वगैरह निकालने, यूजीआर वगैरह निकालनी है, उसके लिए यूज़ करें। वैसे भी फेयर वैल्यूज तो कभी उसने मांगी नहीं, मिसिंग एक सवाल में मांगेगा, वो मैं फिर देख लूँगा। चलें जी, इसको क्लोज करें, हम जल्दी से MCQs करें। उसको बुलाओ, 10-15 मिनट में निकलते हैं। ज़रा बिलाल को बुलाओ, फिर 10-12 मिनट क्लोज करते हैं। MCQs निकालने जितने हो सकें 10-12 मिनट में। किधर है पेज, कौन सा है? देखें, सॉर्ट ऑफ टाइम ही ज़ाया हुआ है। एक लेटेस्ट वाला सवाल डिस्कस कर लिया और एक ये हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन ये डिस्कशन ऐसी थी जो किसी दिन पार्ट ए में होनी चाहिए थी। चलें, अब खैर है। चलें जी, 28 और 29 कर लें, इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं। मोटरसाइकिल पे निकलेंगे इंशाल्लाह 10-12 मिनट बाद, ठीक है? रेडी रहिएगा। क्या है वो, हो गए, दोनों हो गए, बस ठीक है। फिर 27वां पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। सताईस भी करें। Which two of the following are considered as LP variable lease payment that depend on index? ये मैंने कहा था LP का पार्ट है, हमारे सिलेबस में नहीं है। पेज 1 जाके पढ़ लीजिएगा। Amounts expected to be payable by lessee under GRV. Yes, GRV expected to be paid. Residual value guaranteed to lessor, GRV for lessee। अच्छा। अगर फॉर लेसर लिखा होता तो फिर तो वो रेजिडुअल वैल्यू एग्रीमेंट वाली ही लेता है। फॉर लेसी लिखा हो, बड़ी का ये कितने लोगों को पता चल गया था? ये वाली लाइन कितने लोगों को अब फोकस किया है? फॉर लेसी। अच्छा, ये ना देखें, फॉर लेसी और लेसर में क्या फर्क है। लेसी ने क्या जीआरवी लेनी होती है, लेसर ने। लेसी ने कौन सी जीआरवी लेनी होती है? लेसी ने जीआरवी लेनी होती है विच इज, और लेसर ने कौन सी जीआरवी लेनी होती है? लेसर ने एग्रीमेंट वाली जीआरवी प्रोवाइडेड बाय लेसर, प्रोवाइडेड टू लेसर। ये बिल्कुल ये एलपी में जाती है, लेकिन किसके लिए जाती है? बोलें किसके लिए जाती है? लेसर के लिए। और सवाल क्या पूछ रहे हैं? रेजिडुअल वैल्यू गारंटी इज प्रोवाइडेड टू लेसर बाय अ पार्टी रिलेटेड टू लेसी। ये जो पार्टी रिलेटेड टू लेसी की गारंटी होती है, ये भी जीआरवी में जाती है, लेकिन सिर्फ किसकी जीआरवी में?
भूले ना, बस इस पैरे को उसने टेस्ट किया था। क्या लेसी की जीआरवी में जाता है, वो बस ये, क्या लेसर की जीआरवी में जाता है, वो तीनों चीजें। IFRS 16 में सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट, कुछ एसेट्स में छूट दे दी गई है कि उनको रिकॉर्ड ना करें, उनका आरओयू वगैरह रिकॉर्ड ना करें। इसको हम सिंपल अप्रोच भी कहते हैं वैसे। Which two of the following assets leased to an entity would be permitted to be exempt? कौन से exempt हो जाएंगे? एक इक्विपमेंट की कॉस्ट है 45 मिलियन, लीज हुआ है 60 मंथ्स के लिए, लो वैल्यू एसेट तो नहीं है, 45 मिलियन तो इसकी कॉस्ट है, और लीज भी 12 मंथ्स की नहीं है, तो बस ये 60 मंथ तो धोखा था। 60 मंथ मेरे ख्याल से 5 साल होते हैं, तो ना लो वैल्यू एसेट है ना शॉर्ट टर्म लीज है। आगे चलें, फर्नीचर लो वैल्यू एसेट है, आगे अरसा ना देखें, लो वैल्यू एसेट है, तो आप इसकी सिंपल अप्रोच यूज करें, डेट और इंस्टॉलमेंट बस। गाड़ी है फॉर 12 मंथ वाली भी शॉर्ट टर्म होती है, ये मैंने कल आपको रिवाइज करने को कहा था, कीजिएगा। फॉर 12 मंथ वाली भी रिवाइज होती है, लेस देन 12 मंथ वाली भी शॉर्ट टर्म होती है, और 12 मंथ वाली भी शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म लीज। तो ये दोनों लीजेज ऐसी हैं। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट है माय ब्रो, या शॉर्ट टर्म हो या लो वैल्यू हो, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि शॉर्ट टर्म भी हो और लो वैल्यू भी हो। क्यों इमटेरियल है इस गाड़ी की लीज? 15 लाख गाड़ी की कॉस्ट है, इमटेरियल इसलिए है कि गाड़ी ली 12 महीने के लिए। बस छोड़ो पर, आप डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल पागलों की तरह कॉलम बनाए, क्या फायदा है? फर्नीचर लिया तो 2 साल के लिए था, लेकिन फर्नीचर की कीमत ही क्या है कि डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट वाली करें। इन दोनों के लिए कौन सी अप्रोच यूज करें? सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच का एक नाम है रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस। बोलें, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस, रिकॉर्ड करने की छूट, सिंपल अप्रोच। और इसकी चॉइस है, वैसे चॉइस है। वुड बी मतलब वही ना, मर्जी है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, मस्ट भी तो नहीं है ना। लैपटॉप तो लो वैल्यू एसेट है, लेकिन लीज 36 महीने की, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी, हमने पढ़ा था कि ऐसा आरओयू जिससे आप आगे इनकम कमाने लग जाएं, तो फिर वो लो वैल्यू, सॉरी वो लो वैल्यू एसेट नहीं है। ये लो वैल्यू एसेट की एक्सेप्शंस थी जो कल रिवाइज करने को कही थी। इसको जरूर रीड आउट कीजिएगा, ढूंढिएगा जाके कहाँ ये लिखा हुआ था। स्टेट बैंक वाली मिसाल की थी और हमारे कॉलेज वाली एक मिसाल की थी। Magnificent Motor is a car dealer. It sells cars for cash and also certain models for sale by lease. MML sold a car on January 23. The following information is relevant. Price of the car is, अच्छा हम वैसे फॉर्मूले में पहले कॉस्ट लिखते होते हैं, फिर फेयर वैल्यू लिखते होते हैं, रेंटल, लीज टर्म, इंटरेस्ट रेट, मार्केट रेट, एस्टिमेटेड रेजिडुअल, सारी ही अनगारंटेड है, गारंटेड है ही कोई नहीं, तो बस फिर ये अनगारंटेड ही है। व्हाट शुड बी द रेवेन्यू? लोअर ऑफ, अच्छा इसमें जरूरत नहीं होगी वो वर्किंग 3 की, एक नई वर्किंग इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि मार्केट रेट ऑलरेडी ज्यादा है, तो बस वर्किंग 1 करनी है इसमें। वर्किंग 1 नहीं काफी होगी, 1 नहीं काफी होगी, और जनरल एंट्री वाली सेल निकालनी होगी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। ओके, ये 25 26 क्लास में नॉर्मल में याद करवाइएगा। 24 तो हमने वैसे ही नहीं करना, बिकॉज अभी वो हमने ये पढ़ी नहीं, गियरिंग शेयरिंग रेशोज तो वैसे आपने पढ़ी नहीं, तो ये ना आपके अटेम्प्ट में ये रेशोज आपने पढ़ी नहीं हुई, गियरिंग रेशो, करंट रेशो। अच्छा 23, ये भाई बहुत कमाल सवाल है, ये आप लोगों ने मस्ट करके आना है। बस मैं होमवर्क, ये सारे सवाल अभी बस ये हम एमसी उसमें ये डाल देंगे, बस आपने 23, 27, 28, 29 ये वाले एमसीक्यू डालेंगे। जमीर अंसारी इज अ कार डीलर, कार्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड ऑन फाइनेंस लीज बेसिस। लीज उसने खुद ही बता दिया कौन सी है। ही इज सेलिंग अ कार एट फॉलोइंग टर्म्स। जी, कॉस्ट नॉट अवेलेबल, फेयर वैल्यू भाई हमें चाहिए, ये डाटा डीलर है, लेकिन कॉस्ट अवेलेबल कोई नहीं है, उसने ना सेल वगैरह ही मांगी हुई है, कॉस्ट नॉट अवेलेबल से कोई खतरे की बात नहीं है। व्हाट इज फेयर वैल्यू?
5000। GI, GI बताएं। 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। नहीं नहीं, बस इतना ज्यादा तो ना जाओ ना। 6584। NI जरा कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें। ये मैं मैन्युफैक्चर डीलर लेसर का सवाल करवा रहा हूं। 1646 इंटू 1.1, वही 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 1.12। एनओटी का फॉर्मूला लगाए ना प्लीज, इंटरेस्ट लें, ऐसे इतना बैठे ना। 5000 ही आ गई एग्जैक्ट। पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ यूजीआरबी है ही नहीं ना। पीवी ऑफ एलपी कितनी है? 5000। और पीवी ऑफ यूजीआरबी सवाल में गिवन, तो फिर यही है, नहीं आ गई। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 6584 माइनस 5000 जी 1584। अब एक काम करें, मुझे भाई नोट ना करना, बस समझ ले। अब एक काम बताएं मुझे, व्हाट इज सेल टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्रीज? जर्नल एंट्रीज में सेल कितनी जाएगी? लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ, इधर पीवी ऑफ यूजीआरबी थी नहीं, इसलिए मैं इसी 5000 को एनआई ले लिया। सो व्हाट इज सेल? 5000। एंड व्हाट इज इंटरेस्ट? 1 साल का, सारे सालों का? सारे सालों का। ये 1 साल का तो नहीं होता, ये तो सारे सालों का होता है। कैसे निकलता है? GI माइनस NI। What would be effect on sale and interest if rental is increased to 1.8 million? दोबारा करनी पड़ेगी ना कैलकुलेशन। सिर्फ किसको बढ़ाना है? रेंट को। कितना? 1.8 मिलियन। इंटरेस्ट लेना 7200। NI 1800 पकड़े रेंट इनटू वही एनओटी वाला फॉर्मूला। हमने रेंट बदल दिया ना, रेंट 16 लाख की बजाय 18 लाख कर दिए जी। पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ यूजीआरबी है ही नहीं, ओ तेरी खैर। और एनआई भी क्या आ जाएगी? 54। इंटरेस्ट बदल जाएगा 7200 माइनस NI 17। मेरा आपसे एक सवाल है, तसल्ली से बताइएगा, इंटरेस्ट क्या हो गया? व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट? इट विल इंक्रीज। हमने करके ही देख सकते हैं ना, ऐसे जबानी तो नहीं, करके हमने देख लिया। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन सेल? तसल्ली से। सेल यहां से नहीं पता चलती, सेल लोअर होती है। इस सिनेरियो में सेल कितनी है? 5000। इस सिनेरियो में सेल कितनी है? स्टिल 5000, स्टिल 5000। तो व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन सेल? नो चेंज इन सेल, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, होगा, नोट कर लें। हाँ हाँ बस MCQ नंबर ना, अब आप 21 और 22 भी मैं लिख दूंगा, नोट्स में डाल दूंगा। नहीं 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 नहीं, वो वैसे भी वो कोई जवाब तो नहीं था ना उसने दिया हुआ, इतना नहीं करेगा, कभी कभी नहीं किया, मुझे तो नहीं आज तक ऐसा मसला हुआ कभी।